हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि हमारे फिफ्थ यूनिट में टॉपिक दिया गया है MZ0001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की। ये हमारी MSc जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर से मैं फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट करा चुकी हूँ। सेकंड ब्लॉक से हमारी फिफ्थ यूनिट है, तो फिफ्थ यूनिट में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट जान चुके हैं और उसके अलावा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो देखिए आपकी बुक में क्या बताया गया है। ये जो बुक है ये मैंने इग्नू की ही बुक को यूज किया है, MSc जूलॉजी की। तो देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें क्या बताया गया है। ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द सेल टू मूव द सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये बताया गया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए होती है, ताकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाकर के सेल में से जो है चीजें मूव हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज प्रेजेंट इन द सेल, और इस केस में जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन आयंस की सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो मूवमेंट कहाँ से होगा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे टॉपिक दिया गया है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो अब हम जो है ये इसी टॉपिक में है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को जान लेते हैं क्या है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स शो प्रेजेंस ऑफ हाई पोटेशियम आयंस कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। अब देखो पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है। The movement of sodium ions into the cell is supported by electrical gradient, while transfer of potassium ions move out of the cell by concentration gradient. तो ये बताया गया है कि अगर मूवमेंट होती है हमारे सोडियम आयंस की सेल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो इसमें इसको हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट में, मूवमेंट में सोडियम आयंस की सेल के अंदर। जबकि जो हमारा पोटेशियम है ये पहले ही ज्यादा है, तो इसकी जो है इसको मूव कराने में जो हेल्प करता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो दो तरह के ग्रेडियंट यहाँ पे बता दिए गए हैं। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, जो कि आपके सोडियम के केस में वर्क करेगा, और दूसरा है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओनली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो आपके पोटेशियम के केस में वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है ना ज्यादा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जहां पर देखो अब सोडियम की कंसंट्रेशन अगर पहले ही लो है, तो इसकी तो मूवमेंट टफ होगी, और टफ के लिए हम जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करेंगे, जबकि सॉरी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को यूज करेंगे। जबकि पोटेशियम में जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसमें डायरेक्ट मूवमेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करेंगे जब लो टू हाई जाना होगा। तो काफी सिंपल है, अगर आप एक बार समझेंगे इस चीज को, दो बार इस लाइन को पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस इज रेफर टू एज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं आयंस के, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्यों है, क्योंकि सोडियम के केस में कंसंट्रेशन जो है काफी ज्यादा लो है, जहां पे बताया भी क्या है आपको, शो प्रेजेंस ऑफ हाई पोटेशियम आयन ज्यादा है कंसंट्रेशन, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन की कंसंट्रेशन लो है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो से हाई में जाएगा। मूवमेंट ऑफ आयन ड्यू टू कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, तो यहाँ पर आपको फिगर में बता दिया गया है। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, यहाँ पे नेट चार्ज आपको दिखा दिया गया है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेट चार्ज आपका नेगेटिव है। ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है, सेल के बाहर का एरिया है। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा पिक्चर अच्छे से आप। सोडियम का जो अमाउंट है देखो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, और जबकि पोटेशियम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो पोटेशियम जहाँ है इस तरफ जो है साइटोप्लाज्म की तरफ नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेट चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ज्यादा है और इधर पोटेशियम ज्यादा है। तो ये बताया गया आपको बुक में। Transport of substances against concentration of or electrochemical gradient was carried with the help of ATP। आप ये सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है सब्सटेंसेस का अगेंस्ट कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि लो से हाई में जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है हमारे मॉलिक्यूल्स जो है या सब्सटेंसेस जो है सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो है ना अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे लो टू हाई जा रहा है, तभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है, ये बताया गया है। पंप्स एक्ट एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और इस केस में क्या होता है कि आपके पंप्स वर्क कर रहे होते हैं प्रोटीन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और जो ये पंप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह वर्क कर रहे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रो
ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे। स्मॉल पार्टिकल्स गेट रिमूव्ड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस केस में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है रिमूव कर दिया जाता है इजीली। Active transport help in maintaining iron and substances concentration in the living cells। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो क्यों हेल्पफुल होता है, क्या नीड है इसकी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, तो ये क्या मेंटेन करके रखता है आयन या फिर और सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को लिविंग सेल्स के अंदर। यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर कितने आयंस की नीड है, कितने सब्सटेंसेस जो है उसके अंदर चाहिए, इसको मेंटेन करने का काम करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स आर प्रोटीन्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं यानी ट्रांसफर कराने वाले, जो ट्रांसपोर्ट कराने वाले होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये बताया गया है यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर आर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम इनके, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। नाम से भी आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा कि क्या इनका मीनिंग होगा, बट देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन, तो इन्हीं को हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कहते हैं। तो यही हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टर्स जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनके नाम भी बता दिए गए, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। तो यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आयन, ये आयन की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए यूनिपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट वन आयन मॉलिक्यूल। तो जो यूनी का मतलब है, यूनी का मतलब आप जानते ही हैं कि सिंगल होता है। तो यूनिपोर्टर में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट्स वन आयन मॉलिक्यूल। तो ये ऐसे ट्रांसपोर्टर है जो सिंगल आयन को या मॉलिक्यूल को या फिर सिर्फ वन आयन और मॉलिक्यूल को जो है पास करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्ट्स आयंस मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन एंड एन एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्ट्स आयन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, आयन और मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कराने का काम करते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे सारे आयन, सारे मॉलिक्यूल्स, जबकि जो एंटीपोर्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है, जो अलग अलग यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स आपको बता दिए गए हैं, तो उनके नाम के साथ आपको बता दिया गया है कि उनका फंक्शन क्या है। Small uncharged organic molecules like glucose are transferred with the help of these transporters। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो छोटा हमारा अनचार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोज क्या होता है, अनचार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। तो इसको भी ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर्स। तो ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर, यही जो है प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर जो है मिलकर के इनको, ग्लूकोज को भी जो है ट्रांसपोर्ट कराते हैं हमारी बॉडी में, सेल मेम्ब्रेन में। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया गया, ए लाइन डायग्राम शोइंग द वर्किंग ऑफ ए यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। देखिए यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर को यहाँ पे दिखा दिया गया है। देखो इस एरो से ही समझ जाएंगे आप कि वन मॉलिक्यूल को जो है एंटी दे रहा है, पास होने दे रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है। यहाँ पे सिम्पोर्टर में क्या है कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे और सेम डायरेक्शन में ही वो मूव करेंगे, जबकि एंटीपोर्टर में क्या है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। देखो ये एरो इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, यानी कि एंटी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि ये सिमिलर उसमें कर रहे हैं। और यहाँ पर तो सिंगल है आयन या मॉलिक्यूल, तो सिंगल आयन और मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराए तो यूनिपोर्टर, और जितने भी आयन और मॉलिक्यूल को अगर ट्रांसपोर्ट कराता है तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, अगर वो सेम डायरेक्शन में कराता है तो सिम्पोर्टर। और अगर चाहे जितने भी जो है प्रोटीन उनको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करे आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, अगर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो ये हमारा एंटीपोर्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्टर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है ट्रांसपोर्ट कराते हैं उनको हम एंटीपोर्टर कहते हैं। तो ये फिगर से काफी अच्छे से आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमें बताया गया एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही चाहिए होती है, पैसिव में नहीं चाहिए होती है, हम जानते हैं। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी बट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब देखो ट्रांसपोर्ट में भी जो है ना, दो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट क्या चाहिए होता है वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट चाहिए होता है, जनरेटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जनरेट किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। यानी कि जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये याद रखिएगा, इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज किया जाता है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कैसे बनाए जाते हैं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बनाए जाते हैं जब आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। स्मॉल मोलिकुलर वेट आयन एंड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड। तो छोटे मोलिकुलर वेट के आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन एनिमल सेल्स सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज बोला जा रहा है, आर प्रेजेंट। तो एनिमल सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप आपको देखने को मिलेगा, सोडियम पोटेशियम का पंप आपको देखने को मिलता है एनिमल्स के केस में, एनिमल की सेल्स के अंदर।
ए बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय दीज पंप्स। और इन पंप का काम क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन में एक बैलेंस बना करके रखने का काम करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर सोडियम और पोटेशियम जो है उनका इन एंड आउट होता रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो बैलेंस है एक बना करके रखता है, उसके लिए एक पंप होता है हमारी एनिमल्स की बॉडी में। ठीक है, उसी पंप को हम सोडियम पोटेशियम रेटिपेज कहते हैं या फिर सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, यही बताया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टू पोटेशियम आयंस यानी कि 2 पोटेशियम के आयंस मूव इनटू द सेल इन एक्सचेंज ऑफ 3 सोडियम आयंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि 2 पोटेशियम के आयन, सॉरी, 2 पोटेशियम के आयंस जो हैं ट्रांसपोर्ट होंगे इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयंस रिमूव होंगे सेल से, तब ये आपका जो है ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो जा रहे हैं वो 2 पोटेशियम आयन जाएंगे, और जबकि जो निकलेंगे उस दौरान तो वो आपके 3 सोडियम आयन होंगे। सॉरी, जब आपकी सेल के अंदर जो है जाएंगे 2 पोटेशियम आयन, तब आपके 3 सोडियम आयन जो रिलीज होंगे। यानी कि सिमिलर एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर दोनों एक्सचेंज हो रहे होंगे। 2 पोटेशियम के आयन जो अंदर की तरफ जाएंगे सेल के अंदर, और 3 सोडियम के आयन जो है बाहर निकल जाएंगे। तो काफी इजी है ये डाटा, बट आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। 2 पोटेशियम आयंस मूव इनटू द सेल, 2 पोटेशियम के आयंस जो है सेल के अंदर मूव करते हैं और एक्सचेंज करते हैं 3 सोडियम आयंस के साथ, यानी कि सोडियम के 3 आयंस जो है एक्सचेंज होकर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर एक आपको फिगर दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपसे कहीं भी पूछी जा सकती है, टिक द करेक्ट में, ट्रू फॉल्स में, या फिर इन द ब्लैंक्स में, कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है डाटा। तो नेक्स्ट है आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, डिपिक्शन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है आयन का दिखा दिया गया है एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो देख लीजिए, यहाँ पे पोटेशियम आयन देखो 2 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो है सोडियम के आयंस आपको 3 देखने को मिल रहे होंगे, तो 3 आयंस हैं। तो जब आपके सेल के अंदर 2 पोटेशियम आयन जाएंगे तो उसी टाइम पर जो है 3 सोडियम के आयन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है, ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है। तो ये जो पंप आपको दिख रहा है ना, सोडियम एक्सचेंज पंप, ये है। और ये कैसे बना है, जो हमारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं उनसे बना है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिगर, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो आप ये फिगर वहां पर बना के आ सकते हैं। देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट आप इजीली एक जो है रफ ड्रॉ कर सकते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, तो आपने जो डाटा याद रखना है, तो 3 सोडियम के आयंस जो एक्सचेंज होते हैं 2 पोटेशियम के आयंस के साथ, यानी कि 2 पोटेशियम के आयंस जो है सेल के अंदर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यानी कि सेल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो पोटेशियम जो है अंदर आएगा और उसी टाइम पर जो है सोडियम जो है बाहर निकल जाएगा। और पोटेशियम के आपके 2 मॉलिक्यूल होंगे, जबकि सोडियम के आपके 3 मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी 2 आयंस होंगे और 3 आयंस होंगे। तो डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट है आपको बताया गया सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट्स बाय, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो कैसे ऑपरेट होता है, तो वो बता दिया गया है। बाइंडिंग ऑफ सोडियम आयन टू प्रोटीन, सोडियम आयन जो है आपके प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं तब ये ऑपरेट होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम के आयन जो है प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। आपने अभी पढ़ा है कि सोडियम के जो आयंस है वो सेल से बाहर निकलने वाले हैं, तो सेल से बाहर तभी निकलेंगे जब वो प्रोटीन से अटैच हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। हाइड्रोलाइजिंग एटीपी एंड अटैचिंग फॉस्फेट ग्रुप बाय प्रोटीन कैरियर, तो हाइड्रोलाइज होता है एटीपी का कब होता है, और इसके अलावा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है प्रोटीन कैरियर के साथ अटैच होते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपका सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट कर रहा होता है तो ये जो है एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया ओपनिंग एक्सटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन बाय चेंजिंग शेप ऑफ द कैरियर प्रोटीन ऑन रिलीज ऑफ सोडियम आयंस। जब 3 सोडियम आयन जब रिलीज होते हैं, सेल से बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम पर जो है एक्सटीरियर, ओपनिंग एक्सटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का एक्सटीरियर पार्ट जो ओपन होता है, और कैसे होता है कि वो शेप को चेंज कर लेता है कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से, और वहां पर सोडियम के 3 आयंस को रिलीज कर दिया जाता है। अटैचमेंट ऑफ 2 पोटेशियम आयन एंड डिटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम पोटेशियम, तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 पोटेशियम के आयंस के साथ अटैचमेंट हो जाती है और डिटैच हो जाते हैं फॉस्फेट ग्रुप, किससे, पोटेशियम की वजह से जो है फॉस्फेट ग्रुप वहां पे डिटैच हो जाते हैं। मॉडिफाइंग सेल शेप एंड ओपनिंग द सेल्स इंटीरियर, काफी इंपॉर्टेंट है कि सेल की शेप जो चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, एक तरह से दूसरा आकार ले लेती है, और सेल्स के इंटीरियर पार्ट जो है वो एक तरह से ओपन हो जाते हैं। रिलीज ऑफ 2 पोटेशियम आयन इनटू द साइटोप्लाज्म, पोटेशियम आयन जो है वो अमाउंट में 2 जो है साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। 3 जो है आपके सोडियम आयन रिलीज कर दिए जाते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में,
सेल के से बाहर ले जाए जाते हैं, और जबकि 2 पोटेशियम आयन जो है सेल के अंदर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मोर सोडियम आयन आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि बहुत ज्यादा सोडियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं सेल के बाहर एज कम्पेयर टू इनर साइड, यानी कि इनर साइड के बजाय बाहर की तरफ जो ज्यादा आपको सोडियम आयन देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिलीज हो रहे हैं ना आपके साइटोप्लाज्म से बाहर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो है सोडियम आयंस आपके 3 के अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर इसका अमाउंट ज्यादा होगा इनसाइड की बजाय, ठीक है। इन ए सिमिलर वे, इसी तरह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और इस वजह से पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्चुअल है, और ये याद रखिएगा कि जो आपको पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, और सोडियम की जो है सोडियम आयन कंसंट्रेशन जो है आपको सेल से बाहर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। 2 पोटेशियम आयंस मूव इन द सेल, 2 पोटेशियम के आयन जो है सेल के अंदर जाते हैं, 3 सोडियम आयंस मूव आउट, और 3 सोडियम के आयन जो है बाहर निकल जाते हैं। तो यही बताया गया जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। दिस रिजल्ट्स इन इंटीरियर ऑफ सेल इज नेगेटिव दैन द एक्सटीरियर। इसकी वजह से जो हमारा इंटीरियर पार्ट है, सेल के अंदर का पार्ट है, वो ज्यादा नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू एक्सटीरियर पार्ट। द डिफरेंस इन चार्ज हेल्प्स इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो डिफरेंस होता है चार्ज में, अब देखो ज्यादा नेगेटिव कौन है, तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे ये बताएगा द रिजल्ट इन इंटीरियर ऑफ द सेल इज नेगेटिव देन द एक्सटीरियर, तो नेगेटिव पार्ट जो है इंटीरियर सेल के अंदर ज्यादा होगा, और ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा चार्जेस में, ये आपको हेल्प करेगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सोडियम पोटेशियम पंप प्रोड्यूसेस चार्ज इम्बैलेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज में इम्बैलेंस बना देता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। आप जान चुके हैं, क्योंकि चार्ज जो है अंदर ज्यादा नेगेटिव देखने को मिलेगा आपको, और बाहर कम देखने को मिलेगा, तो इसी वजह से यहाँ पर एक इम्बैलेंस बन जाता है। कंट्रीब्यूट्स टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो है मेम्ब्रेन में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है, मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि आपको पोटेशियम और सोडियम की आयंस की मूवमेंट दिखा दी गई है। अब देखो सोडियम के 3 आयन जो है बाहर की तरफ रिलीज किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी सेल से बाहर निकाले जा रहे हैं, और बदले में क्या है, इसके एक्सचेंज में क्या हो रहा है, 2 आयंस ऑफ पोटेशियम आपके जो है सेल के अंदर जा रहे हैं। तो यही है आपका जो ट्रांसपोर्ट है सोडियम एंड पोटेशियम पंप, या फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीज जिसको बोलते हैं, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और इस तरह से जो है टू जो है आयंस ऑफ पोटेशियम गेट एक्सचेंज विद 3 आयंस ऑफ सोडियम, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी कर लेंगे, और आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस यूनिट का, जिसमें हम एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस को जान लेंगे, ठीक है। आपको डायग्राम दिए गए हैं आपकी बुक में। पिनोसाइटोसिस हम जान लेंगे, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, तो ये जान लेंगे हम। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये थोड़ा अलग टर्म आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और इसके अलावा जो है एक्सोसाइटोसिस जान लेंगे। अब देखो सारे जो टॉपिक आपको दिए गए हैं ना आपकी बुक में, वो सारे डायग्राम के साथ दिए गए हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल है, और ये टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टिल देन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।